Good morning to all of you. So, beta, we have completed up to coordination compound, and next we have to start organic chemistry. Now, before moving toward organic chemistry of class 12th, we have to discuss some concept from class 11th. इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बेटा, सिर्फ उस पार्ट को मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी थ्रू आउट द 12th. Now, as you all know, organic chemistry is nothing but it is the chemistry of organic compounds. यदि मैं इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन की बात करता हूँ तो organic chemistry is nothing but it is the organic compounds. organic compounds को हम डील करेंगे इसके अंदर. और organic compounds आपके वो होते हैं जो हमें लिविंग मैटर से मिलते हैं बेटा, whether it is plant or animal. This is the simplest definition of organic chemistry. We have to do with organic compounds. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेनली जो होता है बेटा वो कार्बन होता है. इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सब भी होते हैं. बट मेनली जो रहेगा दैट विल बी योर कार्बन एंड हाइड्रोजन. लेकिन यदि इसकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात यदि हम करें कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो organic chemistry deals with the hydrocarbons and their derivative. Deals with hydrocarbons and their derivatives. Sorry. Now, hydrocarbons, you well know there are three type of hydrocarbons, namely alkanes, alkenes and alkynes. Now, what is derivatives? डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है बेटा कि यदि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को यदि रिप्लेस कराते हो किसी दूसरे ग्रुप से तो उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव दिस ग्रुप RH. यदि आप ध्यान से देखोगे इट विल बी योर एल्केन. मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसकी जगह मान लीजिए मैंने OH ग्रुप सब्सटीट्यूट करा दिया. तो जब मैं OH ग्रुप यहाँ सब्सटीट्यूट कराऊंगा तो मेरे पास जो फार्मूला आएगा दैट विल बी ROH. दिस इज एल्कोहल. सो इसको हम ये बोल सकते हैं कि एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने हाइड्रोकार्बन्स को डील करना है और इनके डेरिवेटिव्स को डील करना है. नेक्स्ट, अब जो हम बात करेंगे इसमें 11th क्लास में आप बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ के आए हो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 से 4 तरीके होते थे बेटा. वन इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेकंड इज कंडेंस्ड फार्मूला, थर्ड इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, एंड फोर्थ इज योर 3-dimensional वेज रिप्रेजेंटेशन.
इनमें से मेनली जो है हमें 3 डायमेंशनल वेज रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा, क्योंकि हमें अप टू 12th स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमर के बारे में नहीं पढ़ना होता है। तो जनरली जो है हम ऊपर के जो 3 फार्मूलेज हैं इन्हीं का यूज़ करते हैं बार बार। तो आप ध्यान से इनको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कंपाउंड्स की तो इन्हीं फार्मूले में से किसी एक को यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसके कंसेप्ट पे आते हैं कि जो हमने पढ़ना है मेनली। क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी होती है, या मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यदि बात करता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं बेटा। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। या इसी को मैं बोल सकता हूँ कि वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसीडर्ड एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका जो रीज़न है वो यही है कि बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा, ये मेनली 2-3 वजह से होते हैं। फर्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है। सेकेंड इज कैटिनेशन। कैटिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। आपने देखा होगा कार्बन जो है ज़रूरत पड़ने पे एक सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है दूसरे कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है, और साइक्लिक फॉर्म में भी चला जाता है बेटा। तो और इसी में एक और चीज़ है, दैट इज़ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। एक कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है बेटा। तो हमें जो डील करना है बेटा, मैं फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करता हूँ यहाँ पे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ यूर टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट कैसे होता है। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन का सिंपल मीनिंग ये है बेटा कि कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यदि होगा तो वो टेट्रावेलेंट होगा। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी आपको पता है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो आपके 4 बॉन्ड्स बनाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो ये चीज़ हमने डील करनी है कि ऐसा क्यों होगा। यदि आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट विल बी 1s2 2s2 2p2। यदि मैं इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा, वन एस टू 2s2 2p2। अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं बेटा। और अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो हमने पढ़ा है वो ये होता है कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है। तो यदि मैं इसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये जो होना चाहिए, दिस विल बी बाईवेलेंट। ये बाईवेलेंट होना चाहिए बेटा, मीन्स इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट ये इस वजह से है कि यदि आप इसका एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, एक्साइटेड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये जो आपके पास 2p सेल का एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2s सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से एक्साइट होकर p ऑर्बिटल में आ जाता है बेटा। यदि मैं इसको यहाँ से 1 मिनट के लिए हटाता हूँ तो ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। और अब जो आपको वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगी वो मिलेंगी 4। एक ऑर्बिटल मिलेगी 2s और 3 ऑर्बिटल मिलेंगी 2p की। तो यदि आप
अब ध्यान से देखोगे तो इस केस के अंदर एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो कंपाउंड्स में पाई जाती है, बट ये बाईवेलेंट भी हो सकता है इन द ग्राउंड स्टेट, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन जो है दैट विल बी टेट्रावेलेंट, वो टेट्रावेलेंट होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा अपने हिस्से के हमेशा। नाउ केमिकल बॉन्डिंग में बेटा आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमें ये बताता है कि कोई भी एटम जब तक बॉन्ड बनाता है तब तक उसकी आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल सिंपली। हाँ, लेकिन इसको यदि हम थोड़ा सा इग्नोर करें, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका डुप्लेट रूल को फॉलो करता है बेटा। मीन्स ये स्टेबल तब होता है जब इसकी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई भी एटम जब कार्बन के साथ कनेक्ट करता है तो कितने बॉन्ड वो बना सकता है, वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका डुप्लेट कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद होगा और ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद होगा। नाउ जब भी कार्बन के साथ एक या एक से ज़्यादा एटम्स अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो उन सबको होल्ड करके रखता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड। अब वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड मेनली ऑपरेट करता है वो होता है कोवेलेंट। इसकी हम अभी डिस्कस करेंगे कि बेटा ऐसा क्यों होता है। बट यदि मैं वैसे पॉसिबल वेज देखता हूँ कि कौन कौन से बॉन्ड यहाँ बन सकते हैं, तो वो हमारे पास 4 बॉन्ड्स होते हैं बेटा। वन इज आयनिक, सेकंड इज कोवेलेंट, थर्ड इज कोऑर्डिनेट, एंड फोर्थ इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे के सारे बॉन्ड आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो बेटा केमिकल बॉन्डिंग यूनिट के अंदर। तो यदि आपको इनका आइडिया नहीं है तो एक बार थोड़ा सा आप इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। मुझे जिन चीज़ों पर फोकस करना है मैं वो एक बार करता हूँ। यदि मैं आयनिक बॉन्ड की बात करता हूँ बेटा, सुनिएगा ध्यान से अब। तो आयनिक बॉन्ड को होने के लिए हमारे पास एक स्पीसीज होती है कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक स्पीसीज होती है एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और आयनिक बॉन्ड एक तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो आप नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ते हो, अपोजिट चार्ज के बीच जो होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्डिंग की जो पॉसिबिलिटी है बेटा वो बिल्कुल रेयर होती है। आपको कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक जहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती हो। अब इसके 2 रीज़न हैं बेटा। फर्स्ट तो ये है कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमें यूजुअली एक मेटल चाहिए होता है, एक नॉन मेटल चाहिए होता है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप जितने भी देखोगे मैक्सिमम उनके अंदर जो है नॉन मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड सेकेंड, यदि मान लीजिए मैं कार्बन की ही बात करता हूँ बेटा, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 2,4 होगा। इसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। तो यदि इसको स्टेबल होना है तो ये 2 काम कर सकता है बेटा। एक काम ये कर सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें, तब स्टेबल हो सकता है। दूसरा काम ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करें और ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चला जाए, मिस डुप्लेट के वजह से। तो जब तक यहाँ पे कैटायन एनायन नहीं बनेंगे बेटा तब तक आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी।
अब प्रॉब्लम ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप पढ़ के आए हो इसको। वन इज़ योर आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। तो ये जो दोनों आयन फॉर्मेशन है बेटा, C4 पॉजिटिव एंड C4 नेगेटिव, दीज आर एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। एनर्जी बेसिस पे यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और ऐसा जो है वो फेवरेबल नहीं होता है हमारे लिए। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। तो आयनिक बॉन्डिंग जो है वो रूल्ड आउट हो चुकी है कि ये नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग की। कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग इज नथिंग बट इट इज़ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, 9th क्लास से इसका जिक्र होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है जो भी एटम यहाँ इन्वॉल्व होंगे वो कुछ ना कुछ शेयर जरूर देंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। म्यूचुअल का मतलब होता है ये साझेदारी एक तरीके से, यदि मैं इसको कहूँ तो। अब इस तरीके के बॉन्ड को जब बनाया जाता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यदि मान लीजिए दोनों इस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद मान लीजिए ये दोनों स्टेबल भी हो जाते हैं, मीन्स इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, या एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दूसरे का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, या फिर आपको इस तरीके से दिखा सकते हो, ए 2 इलेक्ट्रॉन और बी। सॉरी। अब इस चीज़ को जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 एटम हैं ए और बी, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ कोवलेंट बॉन्ड को बेटा हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं फर्दर। एक जो कोवलेंट बॉन्ड आपका होता है, इट कैन बी ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या एक बॉन्ड पेयर बनेगा वहाँ पे बेटा, और उसी में जो है एलिमेंट का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल HCl की यदि मैं बात करूँ, यदि आपने Cl देखा होगा 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बनेगा, शेयर होगा यहाँ पे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तो एक ही बॉन्ड बना है, दिस विल बी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि बेटा यहाँ 2 एटम्स के बीच 2 बॉन्ड बनेंगे, ऊपर वाले केस में एक बना था, यहाँ 2 बनेंगे। सिंपलेस्ट एग्जांपल जैसे मान लीजिए O2 है बेटा हमारे पास, तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, तो यहाँ जब 2 बॉन्ड बनेंगे तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, सो दिस विल बी डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको बॉन्ड पेयर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर होंगे, नो डाउट। लेकिन जब इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमें पता होता है कि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो फिर हम सिग्मा को कैलकुलेट करते हैं, पाई को नहीं करते हैं। सिमिलर बेसिस पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है बेटा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन 2 एटम शेयर करेंगे आपस में, जैसे N2 है आपके पास, तो नाइट्रोजन हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। So depending upon the number of electrons shared,
A covalent bond may be single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Now next is your polar and non-polar covalent bond. This is very important topic beta, as per 12th class syllabus is. ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, इनका मतलब क्या है और कैसे हम इसको टैकल करेंगे आगे चल के. नाउ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. यदि आपको रिएक्शंस को ध्यान से समझना है तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए बेटा. व्हाट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड? नाउ यदि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स का मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अलग अलग होनी चाहिए. ऐसे बॉन्ड्स को कहा जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड. मीन्स यदि मैं यहाँ सिंपली डिफाइन करूँ इनको, तो जो डेल्टा ई एन होगा, डेल्टा ई एन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट मस्ट बी नॉन जीरो. सबसे पहली चीज बेटा वो जो है नॉन जीरो होना चाहिए बेटा. ध्यान रखिएगा इस चीज को. दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये 1.7 से कम भी होना चाहिए बेटा. यदि ये डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा चला गया तो फिर यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा. ध्यान रखिएगा इसको. ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूँ, फिर हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो दो एटम इन्वॉल्व होंगे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में वो दोनों अलग अलग होने चाहिए बेटा, सेम नहीं होने चाहिए. सेकेंड इज दैट कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए. यदि बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो फिर आयनिक बॉन्ड पॉसिबल होगा, वहाँ पे कोवलेंट नहीं होगा. नाउ यदि मान लीजिए मैं बात करता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा इसको. मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज कीजिए हमने HCl की बॉन्डिंग कंसीडर की बेटा. तो ये H है हमारे पास और ये Cl है. तो जो है हमने यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया HCl. अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक एटम हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, मीन्स दोनों अलग अलग एटम है. तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा. एक चीज़ तो ये है. अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अब कहने जा रहा हूँ बेटा. जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, मीन्स जो दो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो होते हैं दे आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. इसका मतलब ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये उस एटम की तरफ ज़्यादा लाई करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. और यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात मैं करता हूँ तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से. तो यदि इसी को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, तो यहाँ जो दो बॉन्ड होंगे वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा लाई करेंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो इससे होता ये है कि इस हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाते हैं और क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं. तो एक हमारी साइट जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगी, एक जो साइट है वो रिच हो जाएगी. तो बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब यही होता है बेटा. पोलर मीन्स वहाँ पे दो पोल जनरेट होंगे, वन इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉन रिच. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा.
लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो चार्जेस बने हैं बेटा, दीज आर द पार्शियल चार्जेस। ये पार्शियल चार्जेस हैं, कंप्लीट चार्जेस नहीं है। कंप्लीट चार्जेस तभी आते हैं जब बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, जैसा कि आयंस के केस में होता है। यहाँ सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि हाइड्रोजन के राउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होंगे, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स जो राउंड है वो ज़्यादा होंगे। और यदि आपको याद है तो डाइपोल की यदि आप डायरेक्शन यहाँ लाइन करोगे तो वो डायरेक्शन भी बेटा ये आएगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो है वो हेड होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टेल होता है। सो दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप समझिएगा बेटा कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। ऐसा बॉन्ड जिसमें दो डिफरेंट एटम इन्वॉल्व होंगे और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। यूजुअली यदि मैं इस स्केल की डिफाइन करता हूँ इस डिफरेंस को, तो ये जो डिफरेंस होता है बेटा ये ग्रेटर 0.5 से लेके 1.7 के बीच में लाई करता है। ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उनको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर करते हैं। और यदि डिफरेंस 0 है या 0.5 से कम है तो इस रेंज में जो बॉन्ड बनता है उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो नेक्स्ट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा या तो वो 0 के बराबर होगा, मीन्स दोनों एटम सेम होंगे, या फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आपका 0 से शुरू होकर और 0.5 तक लाई करेगा बेटा। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा स्मॉल होगा। उसके केस में भी बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया बेटा, सपोज वी हैव कंसीडर्ड H2। तो H2 की यदि आप बात करोगे तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को जब ये शेयर करेंगे तो कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा बेटा। सिमिलरली मान लीजिए मैं क्लोरीन को कंसीडर करता हूँ, तो क्लोरीन के केस में भी यदि आप बॉन्डिंग देखोगे तो एक कोवलेंट बॉन्ड शेयर होगा, तो ये भी जो है कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग में जाएगा। नो डाउट दोनों क्लोरीन पे 3 लोन पेयर बचेंगे बेटा, वो आप ड्रा कर सकते हो अपने आप। अब इस तरीके के कोवलेंट बॉन्ड में जैसा हमने पीछे किया था बेटा कि वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मीन्स ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉन्ड के, ये दोनों एटम की तरफ ही बराबर टाइम स्पेंड करते हैं। इस हाइड्रोजन की तरफ भी जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही इस हाइड्रोजन पे भी करेंगे। बट वहाँ क्या होता था, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यदि मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर की बात करता हूँ जो हमने वहाँ पे की थी, तो जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा एग्जैक्टली इन दोनों के सेंटर में लाई करेगा बेटा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वहाँ लाई करता था टुवार्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और तभी वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। सो दीज आर पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहीं पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है जनरली, जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है ये यूजुअली नॉन पोलर होता है, क्योंकि यदि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक किया हो इनका, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 के आसपास होती है, ये 2.1 के आसपास होती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 के आसपास लाई करेगा।
तो कार्बन हाइड्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है ये जनरली कैसा होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा इसको। So this is about polar covalent bond and non-polar covalent bond. Now, पोलर कोवलेंट बॉन्ड को मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ बेटा, मैंने क्या बोला था उसके केस में, अब ध्यान से सुनिएगा एक बार। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड इज पार्शियल चार्जेस आर जनरेट। पार्शियल चार्जेस आर जनरेट और प्रोड्यूस्ड। पार्शियल चार्जेस आते हैं, एक जिसका आप पार्शियल पॉजिटिव कहोगे, दूसरा आप जिसको पार्शियल नेगेटिव कहोगे। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमने HCl ही लिया था, तो HCl में कुछ इस तरीके की पोलैरिटी हमारे पास आई थी बेटा, ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड Cl increases and electron density around hydrogen decreases। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को भी सिग्निफाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी सिग्निफाई करेगा। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि दैट साइड विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, और इसी का मतलब ये भी है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। सो दिस इज अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे बेटा। एक बार सिर्फ मैं बॉन्ड्स को हाईलाइट कर देता हूँ, फिर मैं वापस इसी पे आऊँगा क्योंकि इसी को हमने डील करना है बहुत। सेकंड इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी थर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं बेटा, याद रखिएगा। कोवलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप होता है ये। नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी करते हैं, बट इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर हमारे पास एक डोनर एटम होगा, एक एक्सेप्टर एटम होगा, और डोनर एटम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक्सेप्टर एटम को। मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स देगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड में नॉर्मली दोनों एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा है, वेल नोन एग्जांपल है, हम जैसे इसी की बात करते हैं बेटा, BF3 और NH3 की बात करते हैं एक मिनट के लिए। तो BF3 की यदि आप बात करोगे बेटा, तो BF3 ये होता है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों फ्लोरीन के साथ मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो बोरॉन यहाँ पे, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। NH3 की यदि आप बात करोगे तो NH3 आपको पता है पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, यहाँ एक लोन पेयर होगा, और ये ऑलरेडी जो है 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब होता ये है बेटा कि यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं लोन पेयर की फॉर्म में, ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को डोनेट कर देता है। मीन्स दिस विल बी योर डोनर एटम, दिस विल बी योर एक्सेप्टर एटम। तो इनके बीच में इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम इस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा इसको। लास्ट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप लोअर क्लासेस में या 11th में आप इसको पढ़ के आए होगे बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो यदि मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूँ
तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा, दैट रिक्वायरमेंट इज़ कि हमारे पास, इसको समझिएगा एक बार फिर हम इसको डील करेंगे। कोई मॉलिक्यूल होगा और इस मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम होगा, इसी के नेबरिंग में हमारे पास एक हेटेरो एटम होगा जो खुद किसी मॉलिक्यूल का पार्ट होगा। हेटेरो एटम हमें पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की इंटरेक्शन ही बनती है, और जिस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा, अब ये जो चीज़ बनी है बेटा कि हाइड्रोजन और हेटेरो एटम, तो ये जो हेटेरो एटम होता है ये मैं बता देता हूँ, ये हेटेरो एटम जनरली जो है फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये हाइड्रोजन एटम और ये हेटेरो एटम, यदि ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो उस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हैं तो इसको कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अल्कोहल और वाटर की बात करें बेटा, तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है दैट विल बी ROH, और वाटर हमारे पास कुछ ये होता है H2। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन है। ये सेकंड है, मॉलिक्यूल है जिसमें हेटेरो एटम है। तो इनके बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो जिनके बीच में बॉन्ड बना है, वन इज योर ऑक्सीजन एंड सेकंड इज योर हाइड्रोजन, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से लिए गए हैं। ध्यान से देखिए, तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली जैसे मान लीजिए मैं HF की बात करता हूँ बेटा, HF के हमने दो मॉलिक्यूल लिए मान लीजिए, तो फर्स्ट कंडीशन ये है मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन है, सेकंड ये है कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हेटेरो एटम है। तो यहाँ भी जो बॉन्ड बनेगा वो इंटरमोलिकुलर होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो जो दो डिफरेंट एटम है जिनके बीच बॉन्ड बना है वो अलग अलग मॉलिक्यूल का पार्ट है। लेकिन यदि ये दोनों चीज़ें किसी एक मॉलिक्यूल में हो बेटा, जैसे मान लीजिए हम ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी उसी मॉलिक्यूल में है, हेटेरो एटम भी उसी मॉलिक्यूल में है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा इनका, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप 11th में पढ़ के आए हो। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज़ योर बॉन्ड पोलैरिटी। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ कंसीडर करूँगा, आपको ये देखना है कि वहाँ पोलैरिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, किस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम डील करेंगे इस चीज़ को। तो फर्स्ट मैं कंसीडर करता हूँ बेटा, फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये, देखिएगा ध्यान से। मेरे पास कोई कार्बन है, इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, और यहाँ जो है मान लीजिए 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, या एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन अटैच है। तो बेसिकली ये एल्केन से बनाया गया है, और एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने हेलोजन लगा दिया। फर्स्ट तो है ये।
सेकंड हम बात करते हैं ROH की, और ROH को मैं 2 बार लिखता हूँ बेटा। क्यों लिखा है उसका भी हम मीनिंग देखेंगे। तो फर्स्ट केस में यदि मैं पोलैरिटी देखता हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है हैलोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो इस हैलोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सेकंड, R एल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन हाइड्रोजन होंगे, नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको पता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सो दिस विल बी द पोलैरिटी। थर्ड में यदि मैं ध्यान से देखूंगा तो ऑक्सीजन दोनों तरफ नेगेटिव रहेगा, यहाँ कार्बन पॉजिटिव होगा, यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा। तो इस चीज़ को ऐसे लिखने से बेटा मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ सुनो ध्यान से। अब यदि फर्स्ट केस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये जो हेलोजन एटम है दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिच। अब यदि मान लीजिए मैं इस पे किसी ऐसी चीज़ का अटैक कराता हूँ जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट कहाँ अटैक करना पसंद करेगी, ये चीज़ हमें समझनी है। नेचर का एक रूल होता है बेटा कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यदि मेरे पास मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट कहाँ अटैक करना पसंद करेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में, क्योंकि अनलाइक चार्जेस यही हैं, ये पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव होगा। तो जब हम रिएक्शंस पे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो वहाँ ये चीज़ या ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी साइट पे किस चीज़ ने अटैक करना है। और इसीलिए मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूँ, पोलैरिटी को, बॉन्ड पोलैरिटी को, एक्चुअल में ये है क्या और कैसे चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, कैसे अटैक होगा यहाँ पे। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका सिर्फ यही मतलब है कि ताकि हमें ये पिक्चर दिमाग में क्लियर रहे कि जब इन पे किसी चीज़ का अटैक होगा तो वो किस सीक्वेंस में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिया बेटा ये एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों को एक साइड लेता हूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन में ये बॉन्ड होता है बेटा C डबल बॉन्ड O। यदि एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन हो जाएगा, नीचे वाला जो केस है ये एल्डिहाइड होगा। अब यदि आप कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को देखते हो बेटा, तो यहाँ हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ भी यदि इलेक्ट्रॉन रिच साइट को अटैक करना होगा तो वो कहाँ करेगी, इस कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को करना होगा तो कहाँ करेगी, ऑक्सीजन पे। चलिए और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए मैं एस्टर को कंसीडर करूँ बेटा, R C डबल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर। अब एस्टर को भी यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये आपका पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये ऑक्सीजन ये पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन रिच साइट को यदि अटैक करना होगा तो वो इस कार्बन पे अटैक करना पसंद करेगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल को देख के ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी साइट का अटैक होगा। साइनाइड की यदि मैं बात करूँ, RCN। अब यदि आप यहाँ देखोगे बेटा तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो ये बॉन्ड तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होगा। अब कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मीन्स अटैक जो होगा इलेक्ट्रॉन दिस स्पीसीज का वो किस साइड पे होगा, इस कार्बन पे।
सिमिलर बेसिस पे यदि मान लीजिए मैं अमाइड की बात करूं, अमाइड इज़ योर नथिंग बट RCONH2, इसको अमाइड कहा जाता है बेटा। जस्ट अ मिनट, RC डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड होती है बेटा, जिसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। और ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम अभी पढ़ के आए हैं इससे पीछे वाले यूनिट में, जो थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहाँ भी जो था हमारे पास मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड बना था, मेटल कार्बोनिल्स के केस में। तो यहाँ भी है, और उसमें से एक जो है इम्पोर्टेंट, दैट इज योर RMgX। इस RMgX को कहा जाता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यदि आप इसमें पोलैरिटी की बात करोगे, अब ध्यान से देखो, RMgX, Mg आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि ये मेटल है। तो इस Mg पे तो कैसा चार्ज आएगा, R डेल्टा पॉजिटिव। और यदि ये पॉजिटिव है तो R पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्योंकि यदि आप कार्बन और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कंपेयर करोगे, तो कार्बन क्योंकि नॉन मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ध्यान रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो एल्काइल ग्रुप होता है वो कैसा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखिएगा इसको। सिमिलर तरीके से यदि मान लीजिए मैं नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करूं बेटा, RNO2, तो यदि आप यहाँ भी देखोगे तो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड पोलैरिटी जो है ना बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि यदि कोई स्ट्रक्चर आपको दी गई है तो कैसे वहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होगी, किस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक लास्ट रिजल्ट और हम करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन की यदि मैं बात करता हूं बेटा, तो कार्बन जो है मेनली 3 हाइब्रिडाइजेशंस में पाया जाता है, sp, sp2 एंड sp3। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान देने हैं। मैं उनको एक बार समराइज़ करता हूँ। यदि मान लीजिए हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp3 है, तो सबसे पहली चीज़ sp की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है बेटा। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होती है। सेकंड, यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होगा, यहाँ पे 120 डिग्री होता है, और यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। और sp में यदि मैं परसेंटेज s करेक्टर निकालता हूँ, सो दिस विल बी योर 50%। परसेंटेज s करेक्टर, ध्यान दीजिएगा। sp2 में यदि परसेंटेज s करेक्टर देखोगे तो यह आएगा 33.3%, और यदि आप यहाँ देखोगे तो यह आएगा 25%। ठीक है बेटा। और यदि मैं इन्हीं केसेस में इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करूं कि मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा कार्बन sp होगा, कौन सा sp2 होगा, कौन सा sp3 होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, H इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए। यदि ये 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है,
3 आएगा तो sp2 है और 4 आएगा तो sp3 है। नाउ कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी पूरी करने के लिए कौन कौन सी बॉन्डिंग ऑपरेट कर सकता है बेटा, एक बार हम जल्दी से उसको देखते हैं। एक पॉसिबल वे तो ये है कि ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना लें। तो ऐसी यदि कंडीशन होती है तो वहाँ जो कार्बन होता है दैट विल बी ऑलवेज sp3 हाइब्रिड। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपके पास एक डबल बॉन्ड बना लें और 2 सिंगल बॉन्ड बना लें। ऐसे केस में जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी sp2। थर्ड जो है ये एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, एक सिंगल बॉन्ड बना ले। ऐसे केस में जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी दैट विल बी sp। इनके अलावा एक पॉसिबिलिटी और होती है बेटा, ध्यान से सुनिएगा इसको। वो पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन जो है दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना ले बेटा, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर्स को एलीन्स कहा जाता है। और इसमें यदि आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो ये जो कार्बन आया है ये आपका रहेगा sp हाइब्रिड और ये साइड वाले दोनों कार्बन रहेंगे sp2 हाइब्रिड। ध्यान रखिएगा इसको। इसी से रिलेटेड एक रिजल्ट है यहाँ पे, परसेंटेज एस कैरेक्टर से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ध्यान रखिएगा इसको। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो हाइड्रोकार्बन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा और वहाँ बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी। अब इसी के कोरस्पोंडिंग यदि मैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको बताऊं तो वो रिजल्ट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा इसको। टर्मिनल एल्काइंस आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। टर्मिनल एल्काइंस का मतलब कौन सा होता है? ऐसी एल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे हो। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जो एल्काइन होगी ये एसिडिक नेचर की होगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन sp हाइब्रिड है और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो ध्यान रखिएगा इस रिजल्ट को। नेक्स्ट, चलिए आप इस वीडियो को अभी के लिए इतना देखिएगा बहुत अच्छे से, ध्यान से इसको। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसे हो सकती हैं, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें रहेंगी। उससे पहले आप एक चीज़ ज़रूर पढ़िएगा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये आपको यदि याद है तो हमने इसको डिस्कस किया था कि 4 तरीके के कार्बन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। और सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो एक बार इनके नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा आप, जो 11th में हमने किए थे। इसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट यूनिट इस पे नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे जो रिएक्शन से रिलेट करेगी, थोड़ा सा क्या क्या रिएक्शंस में होता होगा। और उस वीडियो के बाद जो है फिर हम आपके सिलेबस पे आएंगे फर्स्ट यूनिट पे, एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, ज़्यादा फोकस कीजिएगा बॉन्ड पोलैरिटी पे, जो चीज़ मैंने स्पेशली आपको मेंशन कराई है पोलर कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।